अब तक की कामयाबियां आपके नाम करता हूं, अब तक की कामयाबियां आपके नाम करता हूं और आप सब लोगों की मेहनत को झुक के राम राम करता हूं। सम्मानित मंच, आदरणीय बालकनाथ जी महाराज और सभी, क्योंकि मेरे को 2 मिनट मिली है और इस 2 मिनट में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये कोई प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये केवल और केवल राष्ट्र का चुनाव है। इसलिए राष्ट्र के चुनाव में छोटी मोटी बातों को भुला के और देश तरक्की करे, इस बात का चुनाव है। क्योंकि आपने देखा आज से 10 साल पहले किस तरह से आतंकवाद का दौर इस देश में था। जहां भी बम ब्लास्ट होते थे, चाहे दिल्ली में हुए तो उन्होंने कहा ये आतंकवाद का हाथ है, चाहे वो बॉम्बे में हुए इंक्वायरी आई तो उन्होंने कहा ये आतंकवाद का हाथ है। दिल्ली में हुआ बम ब्लास्ट तो कहने लगे इसमें आतंकवाद का हाथ है, और जहां जहां भी बम ब्लास्ट होते थे बोला इसमें आतंकवाद का हाथ है। फिर देश की जनता समझ गई कि सारी समस्याओं की अगर कोई जड़ है तो ये हाथ है, और फिर इस हाथ को हटाने का काम देश की जनता ने किया और फिर कमल खिलाने का काम किया। और जब से आपने कमल खिलाया है तो आप देख रहे होंगे कि विश्व में आपका डंका बजता है। आज कोई भी देश इस भारत की तरफ उंगली उठा के नहीं देख सकता। ये हालात और ये परिस्थिति भी बनी है। और आपने देखा यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था तो किस तरह से 40,000 भारतीयों को निकाल के लाए। युद्ध रुकवाने के बाद उन्होंने काम पहचानेंगे कैसे, बोला जिनके हाथ में तिरंगा झंडा हो तो समझ लेना वो भारतीय है। और इस तिरंगे की ताकत बढ़ते हुए हमने देखी, उसी तिरंगे झंडे को बांग्लादेशी भी उस तिरंगे को बाहर लेके निकल के आया और पाकिस्तानी भी उस तिरंगे को बाहर लेके निकल के आया। ये इस तिरंगे की ताकत है। तो कई बार मैं अपने शब्दों से, और पिछले दिनों आपने देखा म्यांमार में भी 5,000 लोग थे, उनको भी निकालने का काम किया। इसी तरह से 72 घंटे में अभिनंदन को भी लाने का काम किया। पाकिस्तान के गृह मंत्री सदन में कह रहे थे अगर अभिनंदन को 1-1 मिनट भी लेट हो गया तो 1-1 मिनट का हिसाब मोदी जी ले लेंगे। और बोला अभिनंदन का 1 ग्राम भी वजन कम नहीं होना चाहिए, इसलिए बोला इसको खिलाओ और हमने जल्दी से वापस लाने का काम करना पड़ेगा। वही उन्होंने भी किया। इसी तरह से कतर में देखा 8 लोगों को फांसी की सजा हो गई थी, लेकिन सकुशल वापस लाने का काम किया। इसलिए कई बार मैं अपने शब्दों में कहता हूं, अगर धन हो गई जिसको पाकर भारत माँ की गोदी, धन हो गई जिसको पाकर भारत माँ की गोदी, और अनहोनी को होनी कर दे नाम नरेंद्र, नाम नरेंद्र। और मैं अमित भाई शाह के लिए भी कहता हूं, क्योंकि जब से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक करने का काम किया है, ये ताकत अगर किसी में है तो मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई शाह में है। उन्होंने कहा अभी तो कश्मीर है और अभी पीओके की बारी है। इसलिए मैं उनके लिए भी कहता हूं, खंबे का मैं तार बना दूं, खंबे का मैं तार बना दूं, साइकिल की मैं कार बना दूं, और मोदी जी इजाजत दे दे तो पाकिस्तान में भी सरकार बना दूं। वो ताकत आपके हाथों में है। आपने ही राष्ट्र का निर्माण करना है। इसलिए मोदी जी कहते हैं आप भारत के भाग्य विधाता है। मेरा हर आदमी भारत का भाग्य विधाता है। इसलिए जब देश के भाग्य का फैसला हो तो छोटी मोटी लड़ाइयों को समाप्त करते हुए और भाई कमल का बटन दबा देना, यही बात मैं कहने आया था। और भाई कोसली से पिछली बार 75,000 से जिताने का काम किया था, इस बार 1 लाख से जिताने का काम करेंगे। आप चिंता नहीं करना किसी तरह की। और भाई इतना सुथरा छोरा भी नहीं मिलेगा हमारे अरविंद शर्मा जितना। आपने देखा किस तरह से ये कहते हैं भाई ये दीपू जो है शरीफ है, उससे शरीफ अगर हमारा प्रत्याशी हो तो बता देना और बराबर में बैठा लेना। उसके तो पासंग में जाएगा, उसके तो मुंह दिखाई में जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आने वाली 25 तारीख को हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, और लक्ष्य हुआ आंखों से ओझिल, और वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना भुलाएं। आओ फिर से कमल खिलाएं, आओ फिर से कमल खिलाएं। जय हिंद और जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी से कि आप आए और अपना आशीर्वचन झज्जर की जनता को दें।
जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मंचासीन श्रद्धेय बाबा बालकनाथ जी, हमारे वर्तमान सांसद और होने वाले सांसद डॉक्टर अरविंद यादव जी, सम्मानित मंच, अभी चंद मिनटों में सरदार पटेल की प्रतिमूर्ति भारत के दूसरे लौह पुरुष गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। कृपया शांति से अपना अपना स्थान ले ले, शांति से बैठ जाएं। कोई नहीं है, आप कुछ नहीं देखने के लिए उधर, आप शांति से बैठ जाएं, शांति से बैठ जाओ। अरे कोई मत खड़े मत हुआ करो, कोई आदमी कोई छोटी मोटी कोई वैसे खड़ा हो गया होगा, आप शांति से बैठ जाएं। नीलम अहलावत, नीलम अहलावत, इस बात पे एक बार यहां मंच के पास आए आप। मैं नीचे देख के आऊं। नीलम अहलावत, एक बार यहां मंच के पास आए आप। नीलम अहलावत, बोलो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बुजुर्गों और भाइयों, इस समय हिंदुस्तान में देवासुर संग्राम चल रहा है। एक तरफ दैवी शक्तियां हैं, एक तरफ आसुरी शक्तियां हैं। दैवी शक्ति जो दुनिया के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, वो कहते हैं कि मैं देश में समान कानून लेके आऊंगा, मैं देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आऊंगा। और आसुरी शक्ति ये कहती है कि हम फिर एक बार इस देश के अंदर शरीयत के कानून को स्थापित करेंगे। चाहे कोई साहिबाना उजड़े, चाहे कोई नसीम बानो उजड़े, चाहे कोई सलमा उजड़े या कलमा उजड़े, हमें तो चंद लोगों के तुष्टीकरण से मतलब है। एक तरफ देश की दैवी शक्ति ये कहती है कि जम्मू कश्मीर का वो इलाका जो कभी पाकिस्तान ने 1947 में हथिया लिया था, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो इलाका हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। लेकिन आसुरी शक्ति ये कहती है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अगर भारत ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ देखा तो पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। यानी इस बात की धमकी पाकिस्तान नहीं देता है, भारत की धरती के ऊपर बैठे पाकिस्तान के एजेंट देते हैं। एक तरफ भारत की दैवी शक्ति नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने राम मंदिर का भव्य निर्माण करवा के देश में सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित किया, जिन्होंने दुबई में राम मंदिर बनवा दिया, यूएई में मंदिर बनवा दिए, यूनाइटेड अरब अमीरात में, और ईरान और इराक में गीता की 1 लाख प्रतियां बांटी गई हैं। वो दैवी शक्ति सनातन संस्कृति को पूरी दुनिया का एक केंद्र बनाना चाहती है, पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहती है। और एक तरफ ये आसुरी शक्ति ये क्या कहती है कि हम अगर सत्ता में आए एक हाई पावर कमीशन बनाएंगे और वापस राम मंदिर की जगह दोबारा बाबरी मस्जिद बनाएंगे। एक तरफ इस देश की दैवी शक्ति ये कहती है नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में कि हम भारत को 2047 में दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बना के दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन आसुरी शक्ति कहती है कि भारत को दोबारा टुकड़ों टुकड़ों में बांटेंगे,
ये टुकड़े टुकड़े गैंग इस भारत को एक बार फिर विभाजित करना चाहता है। एक तरफ भारत की दैवी शक्ति नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि भारत में जो दलितों का आरक्षण है, जो अनुसूचित जाति का आरक्षण है, जो पिछड़े वर्गों का आरक्षण है, उसको नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा है तब तक कोई हाथ नहीं लगा सकता, उनके आरक्षण के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन आसुरी शक्तियां क्या कहती हैं कि हम दलितों का, पिछड़ों का, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण काट के धर्म के नाम पर मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान का हर वो बुजुर्ग जो 70 साल का हो जाएगा, हम उसको आयुष्मान भारत कार्ड देके बुजुर्गों का बोझ किसी परिवार के ऊपर नहीं, सरकार के ऊपर लेंगे। और किसी औलाद को भी ये चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर कोई गरीब है तो मेरा माँ बाप बुजुर्ग बीमार हो गया तो उसका क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ आसुरी शक्ति कहती है कि हमें चिंता एक विशेष वोट वर्ग की है और हमें केवल मात्र उनकी सेहत का ख्याल रखेंगे। इसलिए बुजुर्गों, भाइयों, इस समय इस देश में देवासुर संग्राम चल रहा है। और अभी हमारे बीच में कृष्ण मूर्ति हुड्डा एक बात कह के गए थे। मैं कल 4 प्रोग्रामों में कोयल कलोई हल्के के अंदर गया था और मेरा आखिरी कलोई हल्के का जो प्रोग्राम था चौधरी छोटू राम की जन्मभूमि सापला गढ़ी के अंदर था। और आपको मैं बताऊं, इन्होंने तो बता दिया, सतीश नांदल जी ने भी बता दिया कि कलोई में परिवर्तन होगा। वहां एक सरपंच था, नाना सरपंच। मैं कहने लगा, भाई गढ़ी सापला भूपेंद्र हुड्डा अपना गढ़ मानता है, ये बीजेपी के झंडों से अटा पड़ा है, ये क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, जांगड़ा साहब, इस समय देवासुर संग्राम है और हम देवताओं के पक्ष में हैं। हमने इस दीपू की चाल देख ली है। ये हर गांव में इसने 4-4, 2-2, 3-3 दल्ले खड़े कर रखे थे। उन्हीं के माध्यम से नौकरियां मिलती थी, उन्हीं के माध्यम से बदलियां होती थी। और एक बुजुर्ग जो जाट बिरादरी से थे वो कहने लगे, जांगड़ा जी, मैंने जिंदगी में बीजेपी की वोट नहीं दी, लेकिन मेरे तीनों लड़के एक ही दिन हरियाणा सरकार की नौकरी के ऊपर बिना पर्ची खर्ची के लग गए। तो हम कैसे बीजेपी का एहसान भूल सकते हैं? अब की बार कलोई से कमल खिला के दिखाएंगे, कलोई से भूपेंद्र हुड्डा हार के जाएगा। और आप सोच सकते हैं, जब कलोई से भूपेंद्र हुड्डा हारेगा तो फिर जीतेगा कहां से? उसको हरियाणा में अब कोई जगह नहीं मिलेगी। जो लोग ये कहते हैं कि हम तो लोकसभा के माध्यम से चंडीगढ़ की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, भाई चंडीगढ़ की कुर्सी के ऊपर 9 साल बैठे थे, रिकॉर्ड निकलवा लो। किसान भाई बैठे हैं, इन्होंने 9 साल में किसानों को खराबे का जो मुआवजा दिया, किसी बच्चे से नेट पर निकाल लो 1100 करोड़ रुपए। और हमारी सरकार ने 9 साल में किसानों को मुआवजा दिया 12,000 करोड़ रुपए। ये लोग झूठ का पुलिंदा लेके किसानों को गुमराह करते हैं। इसलिए बुजुर्गों और भाइयों, अभी माननीय अमित शाह जी आपके बीच में आने वाले हैं, और भी नेता है। मैं यही कहता हूं कि महाभारत के युद्ध की रेखाएं खिंच गई है। जो युधिष्ठिर ने कहा था कि जो सत्य के पक्ष में है वो पांडवों की तरफ आ जाए। इसलिए जो न्याय के पक्ष में है, जो धर्म के पक्ष में है, जो सनातन के पक्ष में है, उस भाई को समझाओ कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का दामन थाम के अरविंद शर्मा के सामने कमल का फूल का बटन दबा के इनको हिंदुस्तान की लोकसभा में भेजो। इनकी ताकत मोदी जी के पास जाएगी और दीपू की ताकत राहुल गांधी के पास जाएगी, जो कहता है मेरी सरकार आई तो 1-2 फुट के आलू उगा दूंगा। उसने यूं नहीं पता आलू गोल होया करे, लंबा होया करे। इसलिए मैं आपसे दोबारा ये अपील करके कि भारी मतों से डॉक्टर अरविंद शर्मा को लोकसभा में भेज के नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगा, अलवर से सांसद रहे, हाल में तिजारा से विधायक और हमारे मठ स्थल भोर के महंत बाबा बालक नाथ जी से कि आप आए और अपना ओजस्वी
भाषण भी और अपना आशीर्वाद भी हमें सबको यहाँ पर दें। एक बार जोरदार तालियों से बाबा जी को जय श्री राम करना है। बाबा जी को जय श्री राम। विश्वेश्वर रूपम जगदीश रूपम धर्मर्कयूपम यतिवर्के भूपम संसारे सारम त्रेतार्पहारम श्रीमस्तनाथम सत्यम नमामि। बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। ये माई तो हाले ना रही के बाद, अरे माइया के कारण तो बाबा जी ने कोई पूजा है, और आप ही हाथ उठाकर जयकारा जोर से ना बोल रहे तो बोलो भारत माता की। आज झज्जर की इस पावन भूमि पर हमारे बीच में झज्जर की इस पावन भूमि पर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के समर्थन में आज हमारे देश के गृह मंत्री जी, जिनके कारण आज ये भारत अखंड और एकजुट हुआ है, ऐसे हमारे नेता कुछ ही पल में हम सब के बीच में आने वाले हैं। और आप और हम सब लोग आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे सांसद यहाँ रोहतक लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के समर्थन में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण उपस्थित हैं, उनकी सादर उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। और विशेष रूप से आप सभी जो लोग यहाँ पर पूरे क्षेत्र से पधारे हैं, आपकी भी सादर उपस्थिति को मैं प्रणाम अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, विषय के बारे में आप सब लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन मैं इतना कहने के लिए आपके बीच में आया हूं, ये 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 10 वर्षों के अंदर जो देश को दिशा आप सब ने दी है, आपकी ताकत के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, अब इस चुनाव के माध्यम से उसको आगे ले जाने का काम भारत की जनता का है, आप सबका है। हम सब जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी भावना के अंदर, जिनकी सोच के अंदर और जिनके ऊपर विश्वास के अंदर दुनिया के अंदर आज प्रत्येक व्यक्ति उनके विश्वास करता है, उनका भारत होगा तो वो लोग एक विकसित भारत के नागरिक हों, और वो लोग उस समय पर वर्तमान पीढ़ी जो आज का 2024 का मतदान करेगी, वो आपका धन्यवाद और अभिनंदन करेंगे कि आपने 2024 में नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया, जिसके कारण उनका भारत एक विकसित राष्ट्र बना है, उनके सपनों को पूरा करने वाला देश बना है। और दुनिया में जहां भी वो लोग जाएंगे, जहां भी हमारा भारत का युवा जाएगा, उसका सम्मान होगा, उसके सम्मान के साथ में उसका उज्जवल भविष्य होगा। इस बात को लेकर ये चुनाव है। तो बंधुओं, इस चुनाव के अंदर एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाकर और हमारे इस देश को आगे बढ़ाने के दायित्व को हम सब लोग निर्वाह करते हुए, अपने इस देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपनी विशेष भूमिका का योगदान दें। आप सबका योगदान महत्वपूर्ण है। आपके वोट की ताकत इतनी बड़ी ताकत है, जिस ताकत के फलबूते धारा 370 टूटी है, जिस ताकत के फलबूते हमारा राम मंदिर बना है, जिस ताकत के फलबूते हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में गरीब व्यक्तियों के प्रधानमंत्री आवास बने हैं, आपके वोट की ताकत से शौचालय बने हैं, घर घर राशन पहुंचा है, आपके वोट की ताकत से भारत की सीमाएं मजबूत हुई हैं, आपकी वोट की ताकत से भारत के अंदर आज जो एक समय के अंदर हम देखते थे कि भारत के अंदर माओवादी हो या अनेकों ऐसे संगठन जो भारत विरोधी कार्य करते थे, आज उनको खत्म करने का काम किया है। इसलिए बंधुओं, आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण वोट है। ये वोट कोई जाति पाति धर्म का वोट नहीं है, ये वोट देश को आगे ले जाने वाला वोट है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़कर अपने देश को आगे बढ़ाने का आप सब लोग मिलकर काम करें। यही निवेदन आप सबके बीच में हम सब लोग करने आए हैं। आप सब आए, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। आपकी शुभकामना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।
आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। और अब मैं भाई प्रार्थना कर रहा हूं, जो लगातार अपनी लोकसभा में अपने इलाके की आवाज को उठाने का काम करते हैं, हर तरह से अपने आप का 100% देते हैं, हमारे सांसद और हमारे भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। अरविंद जी को जय श्री राम, अरविंद जी को जय श्री राम। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के बहुत ही जोशीले मौके पर चुनावी सभा, इससे पहले परसों प्रधानमंत्री जी की सभा थी, रैली क्या रैला था, और यहां भी बहुत बड़ी अमित शाह जी के सम्मान में बहुत बड़ी सभा। इतने ही लोग बाहर घूम रहे हैं, बाहर खड़े हैं, शायद गर्मी के कारण अंदर नहीं आना चाहते। और भाई इतना बड़ा प्रोग्राम मोदी जी का था, और मोदी जी ने कहा जब भी जाओ तो भाई सबको, मेरे परिवार वालों को मेरी राम राम कहना। तो भाई मोदी जी की राम राम आपको, अमित शाह जी की राम राम आपको। आज देखिए अभी हमारे गृह मंत्री जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, मुश्किल से 10-12 मिनट में वो मंच पर होंगे। वो जल्दी में है, उनका मैसेज आया है कि मेरे से पहले सब बोल लें, उसके बाद उनका भाषण होगा और अपनी बात रखेंगे। आप सबको पता है कि जितने काम 2019 से 24 तक, 2019 से 24 तक जितने बड़े बड़े काम हुए, ये सारे के सारे काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी ने किए हैं। सारे के सारे काम दोनों की जोड़ी ने किए हैं। चाहे वो धारा 370 हो, धारा 370-35 से 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, राम मंदिर, महिला आरक्षण, ये जितने भी काम हैं, ये इन दोनों की दोनों जोड़ी ने मिलकर के ये काम किए। देश को दोनों ने पहचाना। आप देखें जिस तरह से कश्मीर में अराजकता का माहौल था, और धारा 370 को हटा करके वहां मजबूत कश्मीर देने की बात, कश्मीर को देश के साथ बहुत अच्छे तरीके से जोड़ने की बात, पत्थरबाजों को बिल्कुल खत्म करने की बात, मिटाने की बात, और भाई आतंकवाद को भी जड़ से मिटाने की बात भी दोनों की जोड़ी ने की। धारा 370 को छोटी बात नहीं है। आप सबको पता है कि 2014 से पहले 45,000 हमारे जवानों की और अफसरों की शहादत हुई है आतंकवादियों से लोहा लेते हुए, 45,000। और धारा 370 हटने के बाद धीरे धीरे करके आतंकवाद बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, पत्थरबाज खत्म हुए, और इतना कमाल हुआ। अब कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस को पच नहीं रहा कश्मीर में अमन चमन, देश में शांति, कांग्रेस को पच नहीं रही। वो कहती है कि अगर हम गलती से 30-40 साल के बाद गलती से अगर हम पावर में आ गए तो धारा 370 को फिर से लागू करेंगे। तो हाथ उठा के बताओ कौन इसके पक्ष में है? धारा 370 लागू हो, कोई इसके पक्ष में है? कोई इसके पक्ष में नहीं है। और धारा 370 के जो पक्ष में है, इसका समर्थन करते हैं, वो एक बार हाथ उठाए जो इसका समर्थन करते हैं। तो सारा पंडाल
धारा 370 का समर्थन करता है। उसके बाद मेरे बुजुर्गों साथियों, अब एक और संकल्प पत्र में बात आई कि एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहले हम कहते थे हिंदुओं के साथ का कानून अलग और धर्मों के साथ का कानून अलग। अब ये भी बात निश्चित कर दी है 2024 के इलेक्शन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक देश एक कानून की व्यवस्था भी देश में होगी। तो मेरे बुजुर्गों साथियों, ये सारे कमाल, ये सारे के सारे कमाल अमित शाह जी का जो है, इसमें सारे का सारा इसका योगदान अमित शाह जी का रहता है हर जगह। अब यहां कश्मीर में ही नहीं, आप नक्सल की घटनाएं कहीं उत्तरा, कहीं आप देखें जहां भी नक्सली घटनाएं थी, उन नक्सली घटनाओं को भी कंट्रोल किया, खत्म किया। नॉर्थ ईस्ट में जितनी घटनाएं होती थी वहां भी शांति स्थापित करने का काम अमित शाह जी ने किया। मोदी जी की जोड़ी, अमित शाह जी की दोनों की जोड़ी ने किया। और एक सबसे बड़ा काम जो दोनों की जोड़ी कर रही है, अंत उदय आखिरी छोर तक जो दोनों की जोड़ी ने काम किया है, गरीब से गरीब के घर में खुशहाली लाने का काम दोनों की जोड़ी ने किया है। आप देखें कि देश के अंदर 59 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 10.5 करोड़ घरों को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन और 12 करोड़ घरों को स्वच्छ भारत मिशन के अंदर टॉयलेट के जो बनवाने का जो काम किया है, शौचालय बनवाने का, इज्जत घर बनवाने का काम किया, और भी बहुत सारी चीजें। और आप ये देखें कि इन कामों के साथ साथ दोनों की जोड़ी जितनी भी योजनाएं हैं उनकी भी रुखाली रखती है, उनकी भी देखभाल करती है। और इस बात में भी कोई शक नहीं, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, दलितों को पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ये हमारी है, ये हमारे लिए है। ये बात गरीबों के दिमाग में, गरीब चाहे दलित है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे ओबीसी, चाहे जर्नल जाति का गरीब है, उसके दिमाग और दिल में है कि नरेंद्र मोदी हमारा है। इसमें कोई शक भी नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने बारे में बताया, बार बार बताया, प्रधानमंत्री जी ने अपने बचपन के बारे में बताया कि किस तरह से उनका बचपन बीता और किस तरह से गरीबी के दिन उनको देखने को मिले। तो इनको सबको पता है कि भाई गरीब की सेवा वही कर सकता है जिसने गरीबी देखी हो, जिसने गरीबी देखी, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मेरे बुजुर्गों साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नौजवानों के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे नौजवानों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है कि आप देखेंगे कि नौजवानों को 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन, कोई भी नौजवान जो बेरोजगार है, जो कोई काम अगर कर रहा, अपने काम को बढ़ाना चाहता है, 20 लाख रुपए तक का लोन उसको बगैर कोलेटरल के और बगैर गारंटी के उसको मिल सकता है। वो अपना काम शुरू कर सकता है, कोई भी नौजवान। तो हर एक तबके का देखते हुए इस जोड़ी ने संकल्प किया है कि 2047 का भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस चीज को देखते हुए देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, हर एक फील्ड में मजबूती से देश को आगे बढ़ाने का काम ये दोनों की जोड़ी कर रही है। इस जोड़ी के सामने होते हुए आपने देखा 2019 में कि किस तरह से इस जोड़ी ने कमाल दिखाया और पाकिस्तान के अंदर घुस के, पाकिस्तान में घुस के भाई अभिनंदन को वापस लेकर के आने का काम किया, तो इस जोड़ी ने किया। और बुजुर्गों, देश का मान सम्मान देश में ही नहीं,
विश्व में भी देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया तो इस जोड़ी ने किया। और आप देखेंगे कि कतर सरकार ने 8 नौसेना के अधिकारियों को फांसी की सजा दे दी थी, आपको याद है। और उन 8 नौसेना के अधिकारियों को सकुशल लाने का अगर काम किया तो दोनों की जोड़ी ने किया, भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने किया। आज कश्मीर में लाल चौक पर जहां भारत विरोधी नारेबाजी होती थी, हमारे जवानों पर पत्थरबाजी होती थी, पाकिस्तान झंडों से चौराया पटा रहता था, पाकिस्तान के नारे लगते थे, आज उस जगह पर मोदी मोदी अमित शाह के नारे गूंजते हैं। उस लाल चौक पर मोदी मोदी और अमित शाह के नारे गूंजते हैं उस लाल चौक पर। ये आप देखें कितनी बड़ी बात ये दोनों की जोड़ी ने की है। जिस कश्मीर पर देश भर में आतंकवाद और आतंकवाद की वजह से भारत माता की, भारत माता की, भाई अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई अमित शाह। अमित जी को जय श्री राम, शाह जी को जय श्री राम, लोह पुरुष को जय श्री राम, शाह जी को जय श्री राम, लोह पुरुष को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, झज्जर वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे 400 पार करना है या नहीं? जोर से बोले, माताएं बहनें भी बोले 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है ना, तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के कार्यक्रम में बैठ जाइए भैया। मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी, लोकसभा प्रभारी श्री राजीव जैन जी, श्री अरविंद यादव, लोकसभा समन्वयक श्री लक्ष्मण यादव, विधायक जी बाबा बालकनाथ जी, हमारे बहुत बड़े पीठ के अध्यक्ष है बाबा जी, जरा प्रणाम, सब ताली बजाओ बाबा के लिए। पूर्व मंत्री बहन कांता देवी जी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, राव नरवीर सिंह जी, विपुल गोयल जी, नरेश कौशिक जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारे लोकप्रिय सांसद और प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद। आगे आओ अरविंद भाई, आगे आओ। अरविंद जी आगे आओ, ताली बजाओ अरविंद जी के लिए जोर से। और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं
और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं भीमेश्वरी देवी, प्रसाद गिरी, काशी गिरी, जटिला धाम और सूडानी स्थान, ये सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं यहां आया हूं तब लाला लाजपत राय, महान किसान नेता छोटूराम जी, पंडित श्रीराम शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, चौधरी चरण सिंह जी और डॉक्टर मंगल सेन को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आज छठे फेज का चुनाव चल रहा है, पांचवें फेज का चुनाव चल रहा है। आपको छठे में वोट डालना है, परंतु जो 4 चुनाव समाप्त हो गए, मैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व सब जगह घूमता अंत में जज्जर आया हूं। परिणाम जानना है क्या? जानना है परिणाम? देखो भाई, 4 चरण में मोदी जी 270 पार कर कर सरकार बना चुके हैं। अब आज 5वां है, आपका छठा है और 7वां है, उसने 400 पार कराना है, 400 पार। मगर मोदी जी की लड़ाई जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मोदी जी की लड़ाई जो परिवारवाद के खिलाफ है, वो लड़ाई तब तक पूरी नहीं होती जब तक रोहतक में कमल खिलाने का काम आप नहीं करते हैं। नहीं होने वाली है मेरी बात और फिर से एक बार हरियाणा में सभी की सभी सीटों पर उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। भाइयों बहनों, ये लड़ाई किसके बीच में? एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाले ये इंडी अलायंस है, एक और ये 12 लाख के घपले घोटाले करने वाले इंडी अलायंस है, और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है, वो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। एक और थोड़ा ही गर्मी बढ़ते ही थाईलैंड और बैंकॉक छुट्टी पर जाने वाले राहुल बाबा है। मेरी बात याद रखना, 4 तारीख को काउंटिंग है, 6 तारीख को राहुल बाबा निश्चित रूप से वैकेशन करने जाने वाले हैं। एक और हर 6 महीना विदेश में छुट्टी करने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली के दिन भी छुट्टी लिए बगैर सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और आरक्षण को संरक्षण देने वाले नरेंद्र मोदी है, और दूसरी ओर मुसलमानों को आरक्षण देकर एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण छीनने का प्रयास करने वाली कांग्रेस पार्टी है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आया तो आरक्षण चला जाएगा। मैं आज जज्जर की इस पवित्र भूमि पर कहकर जाता हूं, जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। एक कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और तेलंगाना में 4% और 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। ये आरक्षण किसका कम हुआ? ओबीसी का कम हुआ, पिछड़ा वर्ग का कम हुआ। पिछड़ा वर्ग के
आरक्षण को छीनने वाली कांग्रेस पार्टी है। भाइयों बहनों, राहुल गांधी जी ने इस इलेक्शन की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। इलेक्शन का अंत कांग्रेस ढूंढो यात्रा से करना पड़ेगा। दूरबीन लेकर भी कांग्रेस नहीं दिखाई पड़ी। भाइयों बहनों, सिरसा से सोनेपत तक और पंचकुला से पलवल तक मोदी जी का विकास का कमल खिलने वाला है। मैं आज यहां पर आया हूं, तब मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि राहुल बाबा, आपके घमंडिया गठबंधन का नेता कौन है, वो बताओ जरा, नेता कौन है? हमारा तो नेता तय है। एनडीए और बीजेपी बहुमत में आते हैं तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तय है। आपका नेता कौन है? आप बता सकते हो झज्जर वालों, इनका नेता कौन है? चलो भैया, मैं एक 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 कर कर पूछता हूं। शरद पवार प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो यार? राहुल बाबा भी नहीं। भाई, एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक एक साल 5 लोग बनेंगे। बोली, मुझे बताओ झज्जर वालों, देश ऐसे चल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, चल सकता है क्या? ये बारी बारी प्रधानमंत्री बनाने निकले हैं, ये संगीत कुर्सी खेलने निकले हैं। मैं उनको पूछता हूं, ये 5 साल के प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कौन देगा? मुझे बताओ। कोरोना जैसा महामारी आया, कौन बचा सकता है? चंद्रयान कौन भेज सकता है? भाइयों बहनों, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, जवाब फिक्स है, मोदी 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 मोदी। झज्जर वालों, मुझे बताओ, ये हमारा जो हरियाणा है, इसमें 3 विशेषताएं हैं। एक, हरियाणा में फौजियों, हमारे बेटों ने, हमारी वीरांगनाओं ने अपने बेटों को फौज में भर कर रखा है। आज पूरा देश चैन की नींद सो रहा है, क्योंकि मेरा हरियाणा का जवान सीमा पर पाकिस्तान का सामना कर रहा है। दूसरा, खेल कहां पर भी खेला जाए, नेशनल खेला जाए, इंटरनेशनल खेला जाए, देश को अगर मेडल मिलता है तो हर तीसरा मेडल लाने वाला मेरा हरियाणा का धाकड़ होता है, धाकड़ होता है। और तीसरा, देश आज अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, तो इसका कारण हरियाणा का मेरा किसान है, किसान है। भाइयों बहनों, ये तीनों क्षेत्रों में कांग्रेस ने क्या किया? बोफोर्स का घोटाला किया, सबमरीन का घोटाला किया, एयरफोर्स का घोटाला किया, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, और 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। मोदी जी ने 14 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही 1 रैंक 1 पेंशन देकर हमारे सेना के जवानों को 1,20,000 करोड़ दिया। मोदी जी ने खेल का बजट 3 गुना किया, स्टेडियम बनाए, इंटरनेशनल कोचेस लाए, मानदंड खिलाड़ियों का बढ़ाया, पारदर्शी सिलेक्शन किया, और इसके कारण आज हम खेलों में दुनिया में छाए हुए हैं। और याद रखना युवाओं, 36 का ओलंपिक भारत में होने वाला है, भारत में होने। और मोदी जी ने एमएसपी पर लगभग 12 लाख करोड़ रुपया,
ये कांग्रेस पार्टी 10 साल में 12 लाख करोड़ का गेहूं धान खरीदी थी। कितना क्या खरीदी थी भाई बोलो तो? 12 लाख करोड़। कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 1,20,000 करोड़ का धान खरीदने का काम। भाइयों बहनों, इस सोनिया जी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती है और हुड्डा जी अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। अब जो बेटों के लिए काम करे वो झज्जर के युवाओं के लिए काम कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? झज्जर के युवाओं के साथ केवल और केवल झज्जर के युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी काम कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब को घर दिया, घर में शौचालय दिया, माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर दिया, घर में बिजली दी, नल से जल दिया, 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया और साथ में कोरोना का टीका भी लगाया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मैं आज कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, झज्जर वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान हरियाणा वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, 80 के हो गए, आप इस देश को नहीं जानते हो। झज्जर हरियाणा का मेरा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता। भाइयों बहनों, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करो, उसके पास रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये कांग्रेस पार्टी सालों तक धारा 370 को नहीं हटाई। मोदी जी ने धारा 370 को हटाकर देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया है। और अंत में मुझे बताओ झज्जर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को रोक कर रखी थी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। जय श्री राम। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी फिर से बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब बताना चाहता हूं, इसी क्षेत्र के अंदर ढेर सारे काम हुए हैं। 12 एक्सप्रेस वे बनाए, 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, रेवाड़ी में एम्स बना, आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन झज्जर में स्थापित किया, 2000 करोड़ से बड़सा गांव में कैंसर हॉस्पिटल बनाया, 24 करोड़ से झज्जर जिले में सबसे बड़ा बस स्टेशन बनाया और ढेर सारे लोगों को हमने घर, बिजली, पानी ये सब देने का काम किया है। और मोदी जी ने 10 साल के अंदर 2,43,000 करोड़ रुपया हरियाणा के विकास के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हुड्डा जी का पूरा ध्यान अपने बेटे में है। उनका ध्यान हरियाणा के विकास में नहीं। ये हमारे अरविंद जी है ना, ये देखने में दुबले पतले लगते हैं, मगर जब रोहतक की विकास की बात आती है,
अच्छे अच्छे से झगड़ा कर कर आपका काम कराने वाला आदमी है। बड़े घर के बेटे को जिताओगे ना तो घर पे नहीं आएगा, मिलने नहीं आएगा, गांव में नहीं आएगा। अरविंद भाई को जिताओगे, पान की दुकान पर आपको हाथ में मिल जाएगा। मुझे बताओ, अरविंद शर्मा को जिताओगे क्या? जोर से बोलो जरा, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? देखो भाई, अरविंद जी के नाम के सामने कमल के निशान पर बटन दबाओगे तो एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, 400 पार कराओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और शक्ति का प्रतीक गदा जो है पूरे झज्जर जिले की तरफ से माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, अरविंद शर्मा जी और हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे मुख्य अतिथि को भेंट करें आप सब की तरफ से।